हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का जो मॉडल सेट है जो 27 फरवरी को होने वाली है, और ऐसे भी मॉडल सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं मॉडल सेट आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 11th का है मॉडल सेट, और इसमें इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ पे भी देख सकते होंगे इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है। ये टोटल जो नंबर रहेगा क्वेश्चंस का वो 40 रहेंगी, और प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ऑप्शन तो आपके पास दिया हुआ रहेगा, कुछ करना नहीं है इसमें, और आपको सभी क्वेश्चन को टच करना है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है, मैं क्या बोलते हैं गलत कर दिया तो वहाँ से भी नंबर कट जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है इसमें। इसलिए सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, बेहतर तरीके से सभी क्वेश्चंस को टच करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है वो है आपका पैसेज। तो चलिए देखते हैं पैसेज में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पैसेज ही रहेगी, हमेशा याद रखिएगा। दिया हुआ कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी हैज द गेन्ड अ सिग्निफिकेंट अटेंशन इन द रिसेंट ईयर्स एज अ वे टू द रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड द कॉम्बैक्ट क्लाइमेट चेंज। अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे कि जिस प्रकार रिन्यूएबल जो एनर्जी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप इसके बारे में शायद हो सकता है 8, 9, 10th में भी पढ़े होंगे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है और एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि वैसा एनर्जी, चाहे वैसा सोर्स जिसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे सन का लाइट, उसका यूज हम हमेशा कर सकते हैं, जब अगर आवश्यकता पड़ेगा तब कर सकते हैं उसका यूज। लेकिन कुछ ऐसे नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस होते हैं उसका प्रयोग हम लोग जो है वो दोबारा नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका कोल वगैरह हो गया, एक बार इसको यूज कर दिए, अगर ये खत्म हो जाएगी तो दोबारा इसको प्रयोग में हम नहीं ला सकते हैं। पेट्रोल वगैरह हो गया, ये सब बहुत सारे ऐसे कुछ रिसोर्सेस हैं जिसका यूज हम एक बार कर सकते हैं, इसलिए एक बार कर सकते हैं, खत्म होने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, और जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अब आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। तो यहाँ पे खास कर यही बोला जा रहा है कि जानते हैं आज के समय में जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है इस प्रकार प्रचलित हो चुकी है कि हम जितना भी फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंड है उसकी डिपेंडेंटता को भी कम कर दिया है। मतलब जो हम जीवाश्म ईंधन पर, जीवों के जो ईंधन होते हैं, जो अंश होते हैं जिसके माध्यम से बहुत सारा चीज़ कोल वगैरह हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया, इस सब का जो हम यूज में ला रहे हैं, उन सभी के डिपेंडेंस को भी कुछ कर दिया गया है, कम कर दिया गया है आज के समय में। किसके माध्यम से? रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। और साथ ही साथ याद है क्लाइमेट चेंज को भी कॉम्बैट कर दिया गया है, मतलब रोक दिया है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। अगर मैं बात कर दूं इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब जितने भी आप यहाँ पे देखें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, सोलर विंड हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गया, जितने भी एग्जाम्पल हैं सब रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। साथ ही साथ दिस सोर्सेज आर द कंसिडर्ड रिन्यूएबल बिकॉज दे कैन रिप्लेनिश नेचुरली। इसको आखिर हम लोग क्यों कह सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसको हम प्राकृतिक रूप से दोबारा यूज में ला सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बात कर दूं फॉसिल फ्यूल के बारे में, तो विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड आर फाइनाइट्स। जो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ये इसको बनने में कम से कम लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और एक निश्चित होते हैं, फाइनाइट होते हैं, कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस होते हैं वो तो ऐसा है नहीं, बार बार यूज में ला सकते हैं जब मन करे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मानव की आवश्यकताएँ जो हैं अनलिमिटेड है, तो क्या अनलिमिटेड है तो क्या हम सभी आवश्यकता पूर्ति हो सकती है? इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट जनरेशन को भी तो छोड़ना होगा इसके लिए। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट इज द एनवायरमेंट फ्रेंडली। अगर मैं बात कर दूं इसका एक एडवांटेज के बारे में, तो ये क्या है, तो एक तरह से वातावरण को अनुकूल बनाए रखता है, इसका एक बेस्ट एडवांटेज है। और मैं बात कर दूं जो रिन्यूएबल जो एनर्जी होते हैं डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। जो रिन्यूएबल जो एनर्जी होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को भी इफेक्ट क्या बोलते हैं इसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं, विच कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज। ये क्या कर सकते हैं कि जो हमारे सकारात्मक जो वातावरण जो अनुकूल होते हैं उसको सकारात्मक प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। दूसरी चीज़ है दे ऑल्सो डू नॉट द प्रोड्यूस हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो रिन्यूएबल जो एनर्जी होते हैं, याद रहेगा रिसोर्सेस होते हैं, वो हार्मफुल गैसेस वगैरह जो हैं ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हार्मफुल जो गैसेस होते हैं, पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो एयर को पोल्यूटेंट्स करते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह हो गए, ये सब हमारे लिए एयर को पोल्यूटेंट्स हैं, एयर को मतलब एक तरह से हार्मफुल पहुंचा देते हैं। अगर मैं बात कर दूं दूसरा एडवांटेज के बारे में अगर रिन्यूएबल एनर्जी का, तो क्या कर सकता है कि एक स्थिर है और एक विश्वसनीय और स्टेबल है।
साथ ही साथ एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात कर दूं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट्स होते हैं कैन ऑपरेट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरेक्शन, बिना हस्तक्षेप किए जो है इसको हम लंबे समय तक यूज में ला सकते हैं। साथ ही साथ जो सोलर पैनल जो होता है वो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करती है क्लाउडी डेज में भी। अगर मान लीजिए बादल चारों तरफ छाया हुआ है तो उस समय भी हम सोलर पैनल का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ से क्या बोलते हैं लाइट का यूज कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा खासा एडवांटेज है। Renewable energy sources are becoming the more affordable as the technology improves and the economics of the scale are achieved। आज के समय में जिस प्रकार प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, जिस प्रकार आज के समय में जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, बदल रही है, उसके माध्यम से हमारा जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है, रिसोर्सेस हैं, वो भी एक बेहतर तरीक़ा से यूज में लाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ इससे रिलेटेड, देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस क्या है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आपका पैसेज से ही क्वेश्चन दिया हुआ है और टोटल आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में 1 से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। दिया हुआ है सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास जो होता है किसका एग्जाम्पल है? क्या रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है, फॉसिल फ्यूल का है, नॉन रिन्यूएबल का है, किसमें से कोई नहीं? तो याद रखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फाइनाइट। बोल रहा है कि आखिर वह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से बताइए क्या है, वह कौन ऐसा है जिसको बनने में मिलियनों वर्ष लग जाते हैं और वह एक निश्चित होता है, फिक्स होता है, कुछ समय के बाद खत्म हो सकते हैं। क्या रिन्यूएबल एनर्जी है? बिल्कुल नहीं, ये तो बार बार हम इसको यूज में ला सकते हैं। फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म जो ईंधन होते हैं इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसको हम इसका जो फिक्स समय होता है, फिक्स के बाद क्या बोलते हैं खत्म भी हो सकती है, दोबारा यूज में नहीं ला सकते हैं, काफ़ी समय लगता है बनने में। नेक्स्ट देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात कर दूं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा आप, यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से बताइए कौन हार्मफुल पोल्यूटेंट्स है, हार्मफुल गैसेस हैं। ऑक्सीजन है? बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन ऑक्साइड? बिल्कुल नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जिक्र कर रहा था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इसमें आप देखिएगा कि व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है? क्या ये क्लाइमेट चेंज को लीड करता है? बिल्कुल नहीं। इट लीड टू द डिप्लेशन ऑफ द वेरियस रिसोर्सेस, या इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, या नॉन ऑफ द एबव। याद रखिए इसके बारे में जस्ट हम लोग पढ़े थे कि पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखता है, तो इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आप यहाँ पे देखिएगा, इसके बारे में जिक्र किया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मीन द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में जनरेट वर्ड यूज किया गया है। जनरेट का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जनरेट का मतलब क्या रिक्रिएट होगा? बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, या जनरेट का मतलब भी उत्पन्न करना होता है, तो यानी कि आपका आंसर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। चलिए देखिए आपका पैसेज से क्वेश्चन था, पैसेज के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे ग्रामर में। और आप यहाँ पे ग्रामर में देख सकते होंगे पहला पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एब्रिविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन। एब्रिविएशन का प्रयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कहाँ पे करते हैं? तो याद रखिएगा एब्रिविएशन जो होता है, जिसको मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे डॉक्टर में लिख दिया तो डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म ही एब्रिविएशन कहलाएगा। जैसे डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म में DR लिख दिया, ये एब्रिविएशन होती है, याद रखिएगा। जैसे मैं लिख दिया इम्पोर्टेंट, तो अगर मैं इम्पोर्टेंट लिख दिया तो इम्पोर्टेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो EMP लिख दिया। तो जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं किसी भी वर्ड का, उसी को हम लोग एब्रिविएशन का नाम से जानते हैं। तो एब्रिविएशन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मैं आपको जब बता रहा था क्या बोलते हैं नोट मेकिंग बनाते समय, तो वहाँ पे बताया था कि एब्रिविएशन का प्रयोग जो है हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। नोटिस में याद रहेगा एब्रिविएशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेटर में कदापि नहीं किया जाता है। जब हम नोट मेकिंग करते हैं तो याद रहेगा नोट मेकिंग में हम लोग एब्रिविएशन का प्रयोग जो है फ्रीली रूप से करते हैं। कहाँ भी एग्जाम आ जाए, चाहे क्लास 11th में आपका एग्जाम आज में क्या बोलते हैं क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्लास 12th में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो हमेशा याद रखिएगा नोट मेकिंग में ही एब्रिविएशन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है समरी ऑफ पैसेज कंटेन। अगर मान लीजिए कोई पैसेज है, उस पैसेज का अगर समरी हमको लिखना है तो समरी में बताइए किस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए। तो समरी में हमेशा याद रहेगा मेन आइडिया को इंक्लूड करना चाहिए, जो मेन पॉइंट है सिर्फ उसी को इंक्लूड करना चाहिए, ना कि बिल्कुल पूरा पैसेज दिया हुआ है और सभी पैसेज को डायरेक्टली हम लाइन में ला करके इंक्लूड कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल दिया कि हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एंड द फॉर्मल लेटर। बोल दिया अगर मान लीजिए सपोज मैं आपको बताया था कि जो लेटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। लेटर जो है ओनली याद रखिएगा मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है याद रखिएगा इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल जो लेटर होता है याद रहेगा रिटेन फॉर, हमेशा याद रहेगा ऑफिस के लिए हो गया, कॉलेज के लिए हो गया, चाहे अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, तो हमेशा याद रखेगा फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। और जो इनफॉर्मल जो होता है हमेशा याद रखिएगा किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो कीथ एंड कीन के लिए,
कीथ एंड किन के लिए, कीथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। सगे संबंधी के लिए हम लोग याद रखिएगा इनफॉर्मल लेटर का प्रयोग करते हैं। अपने ब्रदर के पास पत्र लिखना है, सिस्टर के पास पत्र लिखना है, फादर के पास लिखना है, मदर के पास लिखना है, इनविटेशन कार्ड भेजना है। तो इस तरीक़े से जो है हम लोग इनफॉर्मल लेटर में, बाकी अपना अगर किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना है, डीसी के पास पत्र लिखना है, गवर्नमेंट ऑफिस के पास लिखना है, सब चीज़ के तो हमेशा याद रहेगा फॉर्मल लेटर होती है। फॉर्मल लेटर में हमेशा जब भी यूज किया जाता है स्टार्टिंग वर्ड में हमेशा याद रखिएगा डियर सर और मैडम का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए हमको सैल्यूटेशन देना है, सैल्यूटेशन का मतलब है होता है अभिवादन। क्योंकि अगर मैं बात कर दूं आपको फॉर्मल लेटर में, तो फॉर्मल लेटर में याद रखिएगा हमेशा सबसे फर्स्ट में आपका सेंडर का एड्रेस होगा। सेंडर के एड्रेस के बाद याद रखिएगा हमेशा क्या होगा, आपका मिड पॉइंट में आपका आ जाएगा डेट हो जाती है। डेट के बाद फिर आपका रिसीवर का एड्रेस हो जाएगा। रिसीवर के एड्रेस के बाद फिर आपका डायरेक्टली याद रखिए आपका सब्जेक्ट हो जाती है। सब्जेक्ट के बाद फिर आपका सैल्यूटेशन होती है, और यही सैल्यूटेशन में याद रखिएगा आप लोग को अभिवादन का प्रयोग करना है, या तो सर या तो मैडम का। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं उस सभी में हम लोग डियर सर या मैडम का प्रयोग करते हैं, या तो सर या तो मैडम, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर टू एडिटर आर रिटेन फॉर। अगर मान लीजिए वैसा पत्र जो हमें क्या बोलते हैं एडिटर के पास अगर लिखना है, तो एडिटर का मतलब होता है संपादक। कोई न्यूज़पेपर में हमेशा याद रखिएगा कि लेटर टू जो एडिटर जो होता है हमेशा याद रहेगा न्यूज़पेपर के पास पत्र लिखी जाती है एडिटर में, न कि स्कूल, न कि कॉलेज, न कि क्लब के लिए। व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। अगर मान लीजिए सपोज मैं रिपोर्ट अगर लिख रहा हूँ, तो रिपोर्ट लिखते समय हम लोगों को किस चीज़ को ध्यान देना चाहिए और किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट जब भी लिखते हैं हमेशा, तो रिपोर्ट में हमेशा पर्सनल कमेंट जो होता है वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो कहीं अगर मान लीजिए कोई कार एक्सीडेंट हो गया, तो एक तरीके से जाकर के आप थाना में रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, डाटा जो कलेक्ट किया गया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बात सही है। इन्फॉर्मेशन बाई विटनेस, जो साक्षी है जिसके सामने घटना घटा उसका के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई वो सब इंक्लूड किया जाएगा। बात सही है। यहाँ पे पर्सनल कमेंट जो होता है वो नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछ दिया था, आपका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या कह दिया है क्वेश्चंस। बोल दिया कि इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इन ऑलवेज डन इन। अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट लिखा जा रहा है तो उस रिपोर्ट बताइए कौन सा टेंस में होना चाहिए, कौन सा फॉर्म में होना चाहिए। तो रिपोर्ट जब भी लिखी जाती है तो हमेशा याद रखिएगा हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। हमेशा पास्ट में कोई भी घटना घट गया उसके बारे में अगर हम मान लीजिए कहीं रिपोर्ट लिखवाना है तो हमेशा पास्ट में ही घटना घटता है और पास्ट के बारे में हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो न कोई प्रेजेंट फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा याद रहेगा पास्ट फॉर्म में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। सही है, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, फ्यूचर फॉर्म में तो नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। अगर मान लीजिए कोई पैराग्राफ अगर लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ में बताइए सबसे पहले किस चीज़ के बारे में जिक्र करना चाहिए। तो याद रखिए अगर मान लीजिए कोई भी स्टोरी है तो उस स्टोरी में जैसे मान लीजिए हम मूवी ही देख रहे हैं, तो मूवी देख रहे हैं तो पूरा मूवी तो बैठ करके उसको बताएंगे नहीं। उसके बारे में जो भी टेलर वगैरह है उसके बारे में पहले बता देंगे, इस तरीक़े से मूवी है, ऐसे स्टार्टिंग होता है, इस तरीक़े से ऐसे अंत होता है, इस कहानी है, इसके बारे में डायरेक्टली बता दिया जाता है। तो जब भी अगर हम क्या बोलते हैं पैसेज लिखते हैं तो उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक के बारे में होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब उसके बारे में परिचय होना चाहिए, टॉपिक के बारे में किस चीज़ से रिलेटेड है, न कि कंक्लूजन। स्टार्टिंग में ही हम लोग कंक्लूजन नहीं दे देंगे, स्टार्टिंग में ही कैसे उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट कैन बी रिटेन इन द कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। अगर मान लीजिए सपोज हमको आर्टिकल लिख रहे हैं और उसमें कंक्लूजन देना है तो कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। तो कंक्लूजन में हम बताइए हम लोग निष्कर्ष में हम लोग सजेशन देते हैं। बात सही है। अगर मान लीजिए कोई घटना घट रहा है तो उसको किस तरीक़ा से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, तो हमेशा कंक्लूजन में सजेशन होता है, सुझाव होता है। रेमेडियल मेजर्स होते हैं, याद रखिएगा दोनों का मतलब एक ही होती है, इसलिए हमको याद रखिएगा जो आपका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी दोनों सही होगा। ऑर्डर तो नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए आपका दिया हुआ है ग्रामर, और ग्रामर में जंबल वर्ड दिया हुआ है। आपका कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इधर उधर लिखा हुआ है, आपको इसको सुटेबल करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइलैंड इज द श्रीलंका इन एन इंडियन ओशियन। ये जो वर्ड है इधर उधर लिखा हुआ है, यानी कि जंबल वर्ड है। आपको सुटेबल इसमें से देखना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सुटेबल जो होगा सेंटेंस बना हुआ होगा। तो फर्स्ट में क्या, एन आइलैंड इज इन श्रीलंका द इंडियन ओशियन, बिल्कुल नहीं। श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका एक आइलैंड है जो भारतीय मतलब महासागर में स्थित है। बात सही है, हिंद महासागर में स्थित है, यानी आपका ऑप्शन जो है वो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल सेंटेंस। ये भी वही सेंटेंस है, लगातार कंटिन्यू दे दिया। बोल रहे कि वर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट इन वर्ल्ड द ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर। शेक्सपियर एक बहुत ही अच्छे खासे पर्सन थे, नोबेल भी लिखने वाले व्यक्ति थे, ड्रामेटिस्ट भी पर्सन थे। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि सूटेबल एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड।
शेक्सपियर जो है याद रहेगा पूरी दुनिया में सबसे अच्छे खासे याद रहेगा ड्रामेटिस्ट हैं, बात सही है। यहाँ पे देखिए शेक्सपियर यहाँ भी लिखा हुआ है, शेक्सपियर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे द वर्ड यूज कर दिया गया है, क्योंकि जो नाम से पहले हमेशा याद रखिएगा द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आपका जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ये तो गलत है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रेड एंड बटर जो है वो आवर डेली ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर जो होता है मान लीजिए हमारा ब्रेकफास्ट में डेली हम इसको यूज में लाते हैं, आर का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा, ईज का प्रयोग होगा कि हैज का, तो बिल्कुल याद रहेगा ईज का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है आई फेल व्हेन आई फिल इन द ब्लैंक्स द रोड। यहाँ पे सेंटेंस आपको समझना होगा कि सेंटेंस किस फॉर्म में है। बोल दिया आई फेल, तो हम सभी को पता है फाल का मतलब होता है गिरना, और फाल का जो सेकेंड फॉर्म जो होता है वो फेल हुआ, इसका मतलब गिरा, यानी मैंने गिरा, सेंटेंस पास्ट में चला गया। तो इसमें भी हमको देखना है कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में कहीं नजर आ रहा है, तो पास्ट में वाज नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, वाज क्रॉसिंग। तो हो जाएगा आई फेल व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, मैं गिरा जब मैं रोड को क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल से क्वेश्चन दे दिया कि यू फिल इन द ब्लैंक्स लीव नाउ इफ यू विश। तो जब भी अगर मान लीजिए याद रखिएगा कभी भी अगर मान लीजिए कोई ब्लेस करने का बात हो, विश करने का बात हो ना, चाहे क्रश करने का बात हो, तो हमेशा याद रहेगा मे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे यू मे लिव नाउ इफ़ यू विश, अगर तुम चाहते हो तो तुम इसको छोड़ करके यहाँ से चले जा सकते हो, यहाँ पे मे का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर ए, ना कि माइट, ना कि सेल, ना कि विल का। फिर बोल दिया फिल इन द ब्लैंक्स यू स्विम, मतलब तुम तैर सकते हो, क्या तुम तैर सकते हो। तो यहाँ पे याद रखिएगा जब इस तरीका से अगर बात किया जाए तो मैं आपको बताया था कैन का यूज, और कैन का मैं बताया था 3 तरीका से यूज। क्या बताया था, तो फर्स्ट में याद रखिएगा मैंने बताया था आपको कि एबिलिटी को शो करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, दूसरा याद रहेगा मैंने बताया था आपको पावर को शो करने के लिए, और थर्ड मैंने बताया था कैपेसिटी को शो करने के लिए। यानी कैन का प्रयोग हम 3 तरीका से कर सकते हैं। कैन जो है एबिलिटी को शो करता है, पावर को शो करता है, कैपेसिटी को शो करता है। तो यहाँ पे याद रहेगा मैं नदी में या तुम नदी में तैर सकते हो, तो यहाँ पे याद रखिएगा कैन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी के बारे में शो कर रहा है। अगर मैं बोलता कि आई कैन बीट यू, मेरे पास पावर है, तो यहाँ पे पावर को शो कर रहा है, यहाँ पे याद रहेगा कैन का प्रयोग होगा ना, कैन यू स्विम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या कर रहा है। हाँ देखिए ग्रामर वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाती है। अब आपका ऑप्शन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 20 से आपका याद रखिएगा बुक से स्टार्ट हो जा रहे हैं। देखते हैं बिग गर्ल इन द पोयम ऑफ फोटोग्राफ। देखिए फोटोग्राफ है, पोयम है, और फोटोग्राफ पोयम से ही याद रखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसमें बिग गर्ल यानी बड़ी लड़की किसको बोला गया है, पोइट को बोला गया है, बिल्कुल नहीं। पोइट के मदर को बोला गया है, जी बिल्कुल, पोइट के मदर को ही बिग गर्ल बोला गया है इसमें। और इनके 2 और चचेरी बहन थी, कजन्स थी, एक का नाम था डॉली, एक का नाम था बेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या है। 21 क्वेश्चन बोला कि विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशनड इन द पोयम द लेबरनम टॉप। जो लेबरनम जो टॉप पोयम है इसमें याद रहेगा चिड़िया के बारे में बताया गया था, और इसमें बताइए किस मंथ के बारे में जिक्र किया गया था, तो याद रहेगा सितंबर के मंथ के बारे में जिक्र किया गया था, ठीक है, जिसका पूरा का पूरा जो लीफ जो था पूरा एकदम येलोइश हो चुका था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड। बता बोल दिया कि जो वॉइस ऑफ द जो रैन है इसमें बताइए इस चारों ऑप्शन में से किसके बारे में जिक्र किया गया है, तो याद रखिएगा अर्थ के बारे में, बिल्कुल नहीं, स्काई के बारे में, म्यूजिक के बारे में, रैन के बारे में, मुख्य रूप से याद रखिएगा रैन के बारे में जिक्र किया गया है। तो आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, देखते हैं इसमें क्या जिक्र किया गया है। बोल दिया कि वन कैन फाइंड वन लॉस्ट चाइल्डहुड इन। अगर ये जानते हैं ये पोयम जो है चाइल्डहुड से दिया हुआ है, ये चाइल्डहुड जो पोयम था, चाइल्डहुड पोयम से आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए किसी का बचपना अगर खो गया तो उस बचपना को हम कहाँ पे जाकर प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ ढूंढ सकते हैं, तो इसमें जिक्र किया गया था अगर मान लीजिए मेरा बचपना अगर खो गया है तो बचपना हम जाकर के इन्फेंट के फेसेस में, छोटे बच्चों के चेहरा में हम जाकर इसको ढूंढ सकते हैं। तो बोल दिया क्या एल्बम में ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। रिमोट प्लेसेस पे, कहीं दूर दराज स्थानों पर ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। फेस ऑफ द चाइल्ड, छोटे बच्चों के याद रखिए आप फेस में इसको ढूंढ सकते हैं, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोयम फादर टू सन हु स्पीक लाइक ए स्ट्रेंजर। फादर टू जो सन स्टोरी है, दोनों के बीच रिलेशन के बारे में बताया गया है कि, और यहाँ पे बोल दिया कि कौन एक दूसरे के अजनबी के जैसा बिहेव करते हैं। तो याद रखिएगा फादर एंड सन जो है एक दूसरे के साथ याद रखिएगा अजनबी के जैसा बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के साथ एकदम बिल्कुल अजनबी है, जान पहचान ही नहीं है। लड़का अलग खाना खा रहा है, पिता अलग खाना खा रहा है, लड़का अलग रह रहा है, पिता अलग रह रहा है, इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटी के बारे में जिक्र किया गया था। आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, देखते हैं क्या कर रही है। 25 में क्वेश्चन बोल दिया कि व्हाट डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर ए कंपनी टू हिज स्कूल। मतलब ये आपका स्टोरी जो है आपका पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से दिया हुआ है, चैप्टर 1 फ्लेमिंगो जो किताब है, सॉरी फ्लेमिंगो बोल रहे हैं, हॉर्नबिल जो किताब है आपका वहाँ से दिया हुआ है। इसमें बोल दिया कि बताइए जो दादी माँ जो थी वो बताइए स्कूल मतलब साथ में क्यों जाती थी, क्यों छोड़ने के लिए जाती थी। कंपनी का मतलब है होता है साथ देना। बिकॉज इट वॉज अटैच टू द टेम्पल। क्या मतलब वो टेम्पल से अटैच था, बिल्कुल सही था, टेम्पल से अटैच था इसलिए छोड़ने के लिए जाती थी, न कि उसके बारे में अथर के बारे में वर्डी रहा करती थी, न कि क्या बोलते हैं रास्ते में कूदते हुआ करते थे, ऐसा कोई बात नहीं है।
टेम्पल से अटैच था, क्योंकि जो दादी माँ जो थी धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी थी ना, रिलीजियस लेडी थी, इसलिए हमेशा जाती थी साथ में। अगला क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पे कि ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी। जो खुशवंत सिंह के जो ग्रैंड मदर है वो बताइए, वो विश्वास करते हैं किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसा होना चाहिए, शिक्षा कैसा होना चाहिए उनके दादी माँ के अकॉर्डिंग। क्या आइडिया बेस होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एग्रीकल्चर बेस होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रिलीजियन बेस होना चाहिए ना, धर्म से आधार पर होना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति की ही लेडी थी वो, इसलिए धर्म के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन होनिंग देयर द सी फेयरिंग स्किल्स। मतलब जानते हैं ये जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी टुगेदर, जो आपका स्टोरी है सेकेंड बुक का, उसमें दिया गया था कि गॉर्डन कुक जो है अपने पूरे फैमिली के साथ गए हुए थे, वोयाजेज पर गए हुए थे, जल यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ पे जल यात्रा करने के लिए याद रहेगा वो 16 ईयर्स 16 वर्ष जो है वो पूरा प्रैक्टिस किए थे। समझिए कि पूरा दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, जल जहाज उनको पूरी दुनिया का चक्कर लगाना था। इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में है कि हु ज्वाइंड गॉर्डन कुक इन केप टाउन टू द टैकल द साउदर्न इंडियन ओशियन। केप टाउन जो है अफ्रीका के सबसे नीचे पार्ट्स, याद रखिएगा ना, अफ्रीका में है केप टाउन, और अफ्रीका के सबसे नीचे जो पार्ट्स है उसको बोलते हैं हम लोग केप टाउन, याद रखिएगा। केप टाउन बताइए कौन कौन ज्वाइन किए थे वहाँ पे गॉर्डन कुक के साथ में, तो याद रखिएगा लैरी विगिल जो थे और हर्ब सेगलर जो थे, दोनों ज्वाइन किए थे ना, इसलिए आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों सही है। द टॉम्ब ऑफ किंग तूत वाज डिस्कवर बाय, बताइए जो तूत का जो टॉम्ब जो था, मकबरा जो था, वो बताइए किसने खोजा था? याद रहे जाही हवास खोजे थे या हावर्ड कार्टर साहब? हावर्ड कार्टर साहब खोजे थे। कब खोजे थे? 1922 में, याद रखेगा ना, 1922 में। सागा करने जो आपका स्टोरी है मम्मी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसके बाद क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग वर बरीड इज नॉन एज। वैसा स्थान जहाँ पे इजिप्टियन के राजा को दफनाया जाता था, उस प्रकार के स्थान को हम क्या कहते हैं? क्या ग्रेवयार्ड ऑफ किंग बोलते हैं, सिमेट्री ऑफ फराह बोलते हैं, वैली ऑफ किंग? तो वैली ऑफ किंग, सॉरी, हाँ वैली ऑफ किंग, वैली ऑफ किंग बोलते हैं ना, कि वैली ऑफ फराह। ऑप्शन नंबर डी बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगाधर पंत जो है गायकवाड़े वाज द प्रोफेसर ऑफ, कहाँ का प्रोफेसर थे? तो याद रखिएगा वो किस चीज़ का प्रोफेसर थे? तो याद रखिएगा हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा। कोरा एक प्रकार का पिलग्रिम्स है, मतलब जो तीर्थयात्री जो होते हैं वो कंप्लीट करने के लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा माउंट कैलाश पर गए थे कोरा कंप्लीट करने के लिए ना ऑथर। क्वेश्चन बोल दिया कि व्हाट डिड लमो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट। मतलब फेयरवेल प्रेजेंट में बताइए वो क्या प्रदान करता है, क्या देता है याद रखिए ऑथर को। वहाँ पे हिमालय पर्वत तरफ जाइएगा, वहाँ पे तो बहुत सारे आपको सीप वगैरह भेड़ देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे याद रखिएगा सीप स्किन का कोट दिया हुआ था ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिसेज डॉर्लिंग हाउस। ये आपका स्टोरी जो है एड्रेस ले दिया हुआ है, और यहाँ क्वेश्चन बोल दिया कि बताइए जो ऑथर जो थी मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ कितने टाइम्स गई हुई थी, विजिट की हुई थी। तो हमेशा याद रहेगा ट्विस, यानी कि याद रहेगा 2 बार गई हुई थी। फर्स्ट टाइम गई हुई थी तो मिसेज डॉर्लिंग थी, और जब सेकेंड टाइम विजिट की तो मिसेज डॉर्लिंग की लड़की थी, लड़की से मुलाकात हुआ था। आंसर आपका बी हो जाएगा। द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज शॉर्ट स्टोरी ऑफ टू। किस प्रकार के लड़के के बारे में जिक्र किया गया है? ये स्टोरी जो था बहुत ही सुंदर स्टोरी है। 2 आर्मेनियन बॉयज थे, उसके बारे में जिक्र किया गया था ना, जो ग्रेगुलेनियन फैमिली से बिलोंग करता था, जो ऑनेस्टी के लिए हमेशा याद रखिएगा और पॉवर्टी के लिए जाना जाता था, प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं इसके बारे में हम लोग। और हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। जो व्हाइट हॉर्स जो था उसका ट्रू ऑनर कौन था, मालिक कौन था? क्या मुराद था? बिल्कुल गलत। अरम था? बिल्कुल गलत। अंकल खुसरो थे? बिल्कुल नहीं। जॉन बैरो थे। जॉन बैरो उनको मालिक थे, याद रखिएगा। अंकल खुसरो तो पागल व्यक्ति थे। अरम मुराद जो था दोनों चचेरा बहन, अरे सॉरी चचेरा बहन बोल रहे हैं, चचेरा भाई था, कजन्स ब्रदर। हु हैज़ बीन द टेलिंग द फॉर्च्यून ऑफ मिस्टर पियर्सन के बारे में बात कर दिया है। तो याद रखेगा मिस्टर जो फिट्जर जो था वो याद रखेगा, इसके बारे में जिक्र किया गया था कि जो मिस्टर पियर्सन जो है वो फॉर्च्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, हम देखते हैं एंड्रयू मेंशन कौन थे, प्रोफेसर से क्या थे। तो एंड्रयू मेंशन याद रखेगा, ये आपका क्वेश्चन जो है जो वहाँ से दिया हुआ है, बर्थ चैप्टर से दिया हुआ है, जो इसके दोस्त का फर्स्ट टाइम 20 ईयर्स के बाद फर्स्ट चाइल्ड होने वाली थी, और उस चाइल्ड को समझिए कि देख रेख करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर एंड्रयू मेंशन साहब भी गए हुए थे, तो पेशे से एक डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखते हैं क्या कर रही है। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज। आर्क का मतलब होता है दरवाजा के ऊपर जो पार्ट्स देखेंगे, जिस तरीका मान लीजिए कोई एक दरवाजा है
दरवाज़ा है, जो ये वाला एरिया है दरवाज़ा का होता है, इसी को आर्क बोलते हैं ना। तो बोल दिया कि बताइए जो राजा जो था, टेल ऑफ मेलन सिटी का स्टोरी है, बहुत ही सुंदर स्टोरी है। अपना बताइए क्राउन जो मुकुट जो था, बताइए उनका मुकुट नीचे गिर गया था, क्या बोलते हैं, क्यों गिर गया था, रीजन क्या है। आर्क वाज बिल्ट बाय क्रोकड, या आर्क वाज बिल्ट टू लो, जो आर्क जो था बहुत ही छोटा बनाया गया था, इसलिए डायरेक्टली आगे की ओर एंटर करते हैं तो उनका मुकुट जो था उससे टच होकर के नीचे गिर जाता है। उसी से क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द पोयम द टेल ऑफ मेलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड, लास्ट में किसको मतलब फांसी पर लटकाया गया था। तो लास्ट में याद रखिएगा, अंत में राजा को ही फांसी पर लटकाया गया था। समझिए कि राजा अपना उसका निष्कर्ष निकालना चाहते थे, लेकिन लास्ट में राजा को ही फांसी पर लटका दिया गया था। बहुत ही सुंदर स्टोरी है, इसमें क्या बोलते हैं, मेलन को ही राजा बना दिया जाता है। आप इसको पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।